वेलकम टू BNIT यूट्यूब चैनल। बीकॉम सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें हम अपनी यूनिट 1 कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है जो है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर एंड डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। तो सबसे पहले हम डिफरेंस करेंगे एंटरप्रेन्योर और मैनेजर का क्या डिफरेंस है। तो इसके हमारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के हमने 3 हेड्स बनाए हैं, उसके अंदर हम लोग डिटेल लिखे हैं। तो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस में फर्स्ट हमारा पॉइंट है मोटिव। किस मोटिव से दोनों आपस में डिफरेंस है, एंटरप्रेन्योर अलग होता है और मैनेजर अलग होता है। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर है द मेन मोटिव ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू स्टार्ट अ वेंचर बाय सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। कि एंटरप्रेन्योर का मेन मोटिव क्या होता है कि उसने वेंचर को स्टार्ट करना है, अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है बाय सेटिंग एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज को उसने स्टार्ट करना है, ये उसका मेन मोटिव होता है। जबकि मैनेजर का मेन मोटिव क्या होता है, द मेन मोटिव ऑफ द मैनेजर इज टू रेंडर सर्विसेज इन एन एंटरप्राइज ऑलरेडी सेट अप बाय एंटरप्रेन्योर। कि मैनेजर का काम होता है उसे सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसने कोई स्टार्टअप नहीं करना है, उसने सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो एक एंटरप्रेन्योर ने एस्टैब्लिश किया है। सेकेंड हमारा डिफरेंस का पॉइंट है स्टेटस। एंटरप्रेन्योर इज द ओनर ऑफ द एंटरप्राइज। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ओनर होता है किसी भी बिजनेस का, किसी भी एंटरप्राइज का। लेकिन मैनेजर इज द एम्प्लॉय इन एन एंटरप्राइज एस्टैब्लिश बाय द एंटरप्रेन्योर। मैनेजर क्या होता है, उसका एक एम्प्लॉय होता है। एंटरप्रेन्योर ओनर होता है और मैनेजर एक एम्प्लॉय होता है। रिस्क बेयरिंग में क्या डिफरेंस है, बीइंग ओनर ऑफ द एंटरप्राइज द एंटरप्रेन्योर बेयर ऑल द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व्ड इन रनिंग द एंटरप्राइज। इसमें क्या है हमारा कि सारा रिस्क टेकिंग जितनी भी है फ्यूचर वो सारा एंटरप्रेन्योर का होता है। हर तरीके का रिस्क है एंटरप्रेन्योर ही लेता है। A manager being employee of the enterprise does not bear any risk involved in the enterprise. मैनेजर का कोई रिस्क नहीं होता जो एंटरप्राइज के साथ एसोसिएटेड हो। उसके सिर्फ अपने पर्सनल लेवल के रिस्क होते हैं, जो वो काम कर रहा होता है अपने इनिशिएटिव से, उसका बस रिस्क लेवल उतना ही है। लेकिन एंटरप्रेन्योर का पूरी एंटरप्राइज के साथ लिंक है क्योंकि उसने वो एस्टैब्लिश की हुई। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स का क्या है, the entrepreneurs get reward in the form of profits which is highly uncertain for bearing the risk. जो entrepreneur होता है वो profits लेता है in the form of reward। जितने भी profits उसके आते हैं लेकिन वो भी uncertain होते हैं कि कितना उसे profit margin होगा, कितना नहीं होगा। But the manager gets salary as reward for services rendered in the enterprise which is certain and फिक्स। जो मैनेजर अपने सर्विसेज का रिवॉर्ड जो होता है वो होता है उसकी सैलरी, जो एक सर्टेन होती है और फिक्स होती है कि इतनी की इतनी उसे मिलेगी ही मिलेगी। एंटरप्रेन्योर में कोई फिक्स नहीं होता है, रिवॉर्ड उसके प्रॉफिट्स होते हैं। प्रॉफिट्स कभी ज्यादा भी हो सकते हैं और कभी कम भी हो सकते हैं, लेकिन एक मैनेजर की सैलरी फिक्स होती है, उसे वो उतनी अमाउंट उसकी सर्विसेज का जो रिवॉर्ड है वो मिलना ही मिलना होता है। फिफ्थ इज इनोवेशन। इनोवेशन में क्या है हमारा, entrepreneur himself thinks over what and how to produce to meet the changing demands of the customers, hence he acts as the innovator। जो entrepreneur होता है वो अपने आप सोचता है कि कैसे वो चेंज लेके आ सकता है, कैसे डिमांड्स को मीट करना है या क्या करना है। मीन्स इन द होल कि वो एक इनोवेटर होता है, उसने ही सब आइडियाज सब चीजें उसने ही सोचनी होती है कि मुझे काम कैसे करना है। लेकिन मैनेजर simply executes plans prepared by the entrepreneur. He simply translates ideas of entrepreneur into practice. मैनेजर का काम क्या है, जो आइडियाज ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर ने फाइंड आउट कर लिए हैं, जो उसने स्ट्रेटजीज बना दी है, उसका मैनेजर का काम है उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे फॉलो करना। वो कुछ अपनी तरफ से इनोवेट नहीं करता है, जैसे उसे डायरेक्शंस दी जाती हैं वो आगे ही वैसे डायरेक्शंस देता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज क्वालिफिकेशन। की कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, an entrepreneur needs to possess qualities and qualifications like high achievement, motive, originality in thinking, foresight, risk bearing ability and so on। ये entrepreneur की हमारी होती है, जो एक entrepreneur में ये क्वालिटीज होनी जरूरी होती है, एक क्वालिफिकेशन होनी जरूरी होती है ताकि वो हर चीज को अच्छे तरीके से समझ सके। But a manager needs to have distinct formal qualification in terms of sound knowledge in management theory and practice। उसके पास प्रॉपर एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक डिग्री होनी चाहिए इन द फील्ड ही इज अप्लाइंग हिज नॉलेज, कि उसे वो प्रॉपर एक डिग्री होनी चाहिए ताकि उसे वो अपनी फील्ड में यूज कर सके। ये हमारे डिफरेंस के पॉइंट से जो एक एंटरप्रेन्योर और एक मैनेजर के बीच में होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है।
In recent times, a new class of entrepreneurs is coming up in large industrial organizations called entrepreneurs. They emerge from within the existing enterprise. In big organizations, the top executives are encouraged to bring in cash, hold of new ideas, and convert these into products through research and development with the framework of the organization. Entrepreneur होता है जो within the organization formation होती है, वो मैनेजमेंट का हिस्सा हो सकते हैं जो अपने नए आइडियाज देते हैं या कुछ करते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है। ओके, तो इसमें हम बेसिकली डिफरेंस स्टार्ट कर रहे हैं अपना करना। तो फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। क्या दोनों में ऑनरशिप में क्या डिफरेंस है? एंड एंटरप्रेन्योर इज ओनर ऑफ द एंटरप्राइज, वो ओनर होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर इज डिपेंडेंट ऑन एंटरप्रेन्योर हु परफॉर्म्स द टास्क ऑफ इनोवेशन। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो उस पर डिपेंडेंट होता है, किस पे? एंटरप्रेन्योर पे, कि उसने किस तरीके से कोई काम करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेटस, कि क्या स्टेटस होता है? एंड एंटरप्रेन्योर इज इंडिपेंडेंट इन हिज ऑपरेशंस, कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सकता है, इंडिपेंडेंट होते हैं उसके ऑपरेशंस। बट द एंटरप्रेन्योर इज डिपेंडेंट अपॉन द एंटरप्रेन्योर। जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो डिपेंडेंट होता है किस पे? एंटरप्रेन्योर। फिर है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कैसी है? एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ फॉर्म कैपिटल, वो अपनी कैपिटल को बिजनेस में लगाता है। एंटरप्रेन्योर डज नॉट फॉर्म कैपिटल, वो अपनी कैपिटल मतलब वो फॉर्म नहीं करता कैपिटल को, वो पैसा नहीं लगाता है। फिर रिस्क है, एंटरप्रेन्योर बेयर्स द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन एन एंटरप्राइज, उसके पास पूरा रिस्क होता है, जो भी एंटरप्राइज में वर्किंग हो रही है सारा रिस्क किसके ऊपर होता है? एंटरप्रेन्योर पे, कि वो सक्सीड करेगा अपने आइडिया में या नहीं करेगा। An entrepreneur does not fully bear risk involved in an enterprise, उसका पूरी तरह से रिस्क उसके ऊपर नहीं होता, लेकिन बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो उसका भी रिस्क लेवल थोड़ा सा होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना एक एंटरप्रेन्योर का होता है, जिसने पूरी की पूरी बिजनेस पूरा का पूरा वेंचर ही एस्टैब्लिश किया होता है। फिर हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑपरेशन। ऑपरेशन में हमारा क्या है? An entrepreneur operates from outside. Entrepreneur हमेशा बिजनेस में उसे जरूरी नहीं कि वो एक एंटरप्राइज में होकर ही काम करे, वो आउटसाइड काम करता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर ऑपरेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन ऑफ गारंटी डज नॉट अराइज, इसमें ये है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो काम करता है, लेकिन इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो अंदर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज गारंटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंटरप्रेन्योर गिव्स गारंटी टू द इन्वेस्टर्स फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। एंटरप्रेन्योर होता है वो गारंटी देता है कि तुमने इन्वेस्टर्स को गारंटी देता है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है उसका रिटर्न एक आपको जरूर मिलेगा, वो एक श्योरिटी देता है, एक गारंटी देता है। बट एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ इज अ मैनेजर, सो ही मैनेजेस फ्रॉम विद इन। एंटरप्रेन्योर जो इंट्राप्रेन्योर होता है वो एक मैनेजर की तरह ही काम करता है, इसलिए वो कोई गारंटी नहीं देता है, वो अपने आप को मतलब मैनेज करके चलता है, उसकी गारंटी यही है, उसकी इन्वेस्टमेंट ऐसे कुछ नहीं होती है, वो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ही काम कर रहा होता है। फिर मैनेजमेंट क्या है? एंटरप्रेन्योर मैनेजेस द एंटरप्राइज फ्रॉम आउटसाइड। एंटरप्रेन्योर इज अ प्रोफेशनल मैनेजर। एंटरप्रेन्योर हम मैनेजर्स के लिए ही टर्म यूज कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, प्रोफेशनल लेवल पे अपना काम करता है। फिर प्रोफेशनल का क्वालिफिकेशन में आएगा, एंटरप्रेन्योर नीड नॉट टू पोजेस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, बट एंटरप्रेन्योर मस्ट पोजेस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। एंटरप्रेन्योर को प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। हमारा नेक्स्ट जो आज टॉपिक है वो हमारा इमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल क्लास इन इंडिया, कि कैसे कैसे इसकी इमरजेंस हुई है, कैसे ये एस्टैब्लिश हुआ है, पहले लोग किस तरीके से रिएक्ट करते थे और कैसे ये धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आया है एंटरप्रेन्योरशिप के टर्म। Several factors like social, economic, physiological, caste origins, religion, family background, environment, occupation, ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स थे फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप वगैरह कि जिन्होंने अफेक्ट किया कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का टर्म भी होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं वो है कास्ट इमर्जेंस। After going through the historical facts for the entrepreneurial development in India, one can easily conclude that caste system is responsible for emergence of entrepreneurial class in India. Entrepreneurial traits are found in certain regions and castes who encourage growth of entrepreneurial talents such as Pansaris, Marwadis, Sindhis, Gujaratis, Jains, Khatris, Maheshwaris। मतलब कास्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने अपने बिजनेस
एस्टैब्लिश किए। इस मतलब उस टाइम से ही एंटरप्रेन्योरियल क्लास की एक डिफरेंशिएशन, एक अलग से अपनी अलग से बिजनेस एस्टैब्लिश करना वहां से ये स्टार्ट हो गया। Even today, these communities are dominating the source of entrepreneurial class in India. In general, it is seen that most of the enterprises in India are dominated by वैश्यास। कि बहुत सारे जो है इंडस्ट्री है जो इंडिया में बिजनेसेस हैं वो वैश्यास के थ्रू डोमिनेटेड है। वो ही ज्यादातर वहां पे जो स्टार्टिंग से ही वो करते आ रहे हैं। सेकेंड इज फैमिली बैकग्राउंड। दिस इज ऑल्सो द बेसिक रीजन व्हाई द एंटरप्रेन्योरियल क्लास इज स्टार्टेड। So in India, family background has also played an important role in the emergence of entrepreneurial class. The tendencies like desire to raise family status, initiative, far-sightedness, profiteering, and desire to earn reputation of some business house have encouraged the emergence of entrepreneurial class in India. कि अपना स्टेटस बढ़ाना, कि हम फैमिली बैकग्राउंड हमारा क्या है, हमें उसे मेंटेन करके रखना है या उससे बढ़िया कुछ बनकर दिखाना है, तो इन चीजों से एंटरप्रेन्योरशिप को एक बढ़ावा मिला, जिससे ये चीज स्टार्ट हुई। फिर है हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो है रिलीजियस बैकग्राउंड। डिफरेंट रिलीजन्स के बेसिस पे भी लोगों ने अपने अपने एंटरप्रेन्योर्स, अपने अपने एस्टैब्लिशमेंट्स एस्टैब्लिश की है। Religious background has encouraged emergence of entrepreneurial class in India. Max Weber propounded the theory that the Protestant ethics among Christians foster the right attitude for entrepreneurship. However, Weber's theory was questioned by various researchers. Several studies reveal that religion in India does not inhibit entrepreneurial spirit. However, it is an admitted fact that religion is also responsible for the emergence of entrepreneurial class in India. कि मैक्स वेबर ने थ्योरी दी थी क्रिश्चियंस में डिफरेंट रिलीजन के कारण ही एथिक्स उनके जो जुड़े हुए हैं, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला। लेकिन कुछ क्रिटिक्स इस बात को नहीं मानते हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया में भी इस तरीके से बहुत सारे रिलीजन हैं, लेकिन फिर भी हम इंडिया से ही एंटरप्रेन्योरशिप की टर्म आई है ऐसा हम नहीं एज्यूम कर सकते। फोर्थ इज ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड, कि किस किस ऑक्यूपेशन पे आप बेस्ड हो। फॉर एग्जांपल, प्रोफेशनल्स आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप देन एग्रीकल्चरिस्ट। कि अगर आपका ऑक्यूपेशन जिस बेसिस पे है वो भी बेसिस डिपेंड करेगा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करोगे या नहीं करोगे। फिर नेक्स्ट इज माइग्रेटेड कैरेक्टर कम्युनिटी। इन इंडिया 4/5 of the entrepreneurs were immigrants having come from different places within the state or from outside the state, whether it is Bengal, Assam, Tamil Nadu or Maharashtra. This migratory character has also played an important role in emergence of entrepreneurial class in India. कि वो अलग-अलग जगह से आए, उन्होंने अपना अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना था, कुछ अलग जो वहां पे रहकर वो सर्वाइव भी कर सके और दूसरों से कम्पीट भी कर सके। इसलिए माइग्रेटरी कैरेक्टर होने के कारण भी एंटरप्रेन्योरियल को बढ़ावा मिला। फिर नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड टेक्निकल नो हाउ। जिनकी एजुकेशन लेवल ज्यादा था या टेक्निकल जिन्हें नॉलेज ज्यादा थी, उन्होंने भी अपना अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने की ज्यादा उन्होंने नीड समझी कि हम अपना ही अगर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होंगे। अपनी एजुकेशन के बेसिस पे उन्होंने अपना अपना बिजनेस सेटअप किया। टेक्निकल कॉम्पिटेंसी उनकी कैसे थी, टेक्निकल नॉलेज कैसे थी, ये सब उनके कारण किसी को टेक्सटाइल की नॉलेज है या किसी को कॉटन इंडस्ट्री की नॉलेज है, उस अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने अपने बिजनेस एस्टैब्लिश करने स्टार्ट कर दिए। फिर है फॉर्म ऑफ ऑनरशिप प्रेफर्ड, कि यहाँ पे फॉर्म ऑफ ऑनरशिप की प्रेफर्ड मतलब होती है। ज्यादातर इंडिया में जितने भी स्टार्टिंग में थे वो सोल ओनर्स थे, सोल प्रोप्राइटर्स थे। उनका मोटिव ये था कि हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, हम लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो उस बेसिस पे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने नए आइडियाज लगाए, इससे एंटरप्रेन्योरियल क्लास की डेवलपमेंट हुई। एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट इंडिया में इमर्ज होना स्टार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट इसके अंदर हमारा है टाइप ऑफ इंडस्ट्री, किस टाइप की इंडस्ट्री है। About 1 lakh prefer to start units in non-metallic products, while 7.5 started units belonging to plastic works. जब इंडिया में ये सब स्टार्ट हुआ तो about 2/3 of the entrepreneurs started industrial units in emerging engineering works. तो जब एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट आया तब लोगों ने मतलब अपना इंजीनियरिंग फील्ड में अपना काम करना स्टार्ट हुआ। उसमें से भी 1/10 ने प्रेफर किया कि वो नॉन मेटेलिक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे और 7.5% ने किया कि वो प्लास्टिक वर्क्स को करेंगे। इसी तरीके से वो भी
डिवाइड होते रहे और अपना अपना वो बिजनेस वेंचर्स एस्टैब्लिश करते रहे कि अलग से अलग वो काम करने लगे। फिर है इसमें इंडिविजुअल फैक्टर्स। इंडिविजुअल फैक्टर्स भी इसमें है कि आप में कितनी एबिलिटी है, आप कितने प्लान, कितने इनिशिएटिव ले सकते हो, टेस्ट के अकॉर्डिंगली लोगों ने चॉइसेस के अकॉर्डिंगली अपने अपने बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर दिए। फिर है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था, तब ये था कि ये हमने फॉरेन जो प्रोडक्ट्स है उन पर डिपेंड नहीं रहना है, हमने अपने इंडिया के प्रोडक्ट्स पे डेवलप मतलब उस पर डिपेंड रहना है, अपने इंडिया के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। इसलिए क्या हुआ कि लोगों ने अपने इंडिया में ही प्रोडक्ट्स को बनाना, मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, जिससे नए नए एंटरप्रेन्योर्स हमारे सामने आए जिन्होंने कुछ ऐसी चीजों को बनाना शुरू किया, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज लगाई जो पहले से फॉरेन कंट्रीज में ही होती थी। इसलिए भी जो स्वदेशी मूवमेंट के कारण थी 1930 में जो ये मूवमेंट हुई, उसके बाद भी ये हमारा जो एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा चलन में आने लग गया। फिर है बस लिस्ट ऑफ दिस यही है कि हाउ पार्टीशन ऑफ द कंट्री 1947 कॉज सम हार्म टू द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इन सब के कारण बढ़ावा तो मिला, लेकिन जब 1947 में डिवाइडेशन हुई, बंटवारा हुआ इंडिया का, तो उससे बहुत नुकसान भी झेलना पड़ा इंडिया को, कंट्री को हमारी, कि एंटरप्रेन्योरशिप की भी जो ग्रोथ थी वो एक लेवल तक रुक गई। क्यों? क्योंकि डिवाइड होने के कारण कुछ लोग थे, जो कुछ एंटरप्रेन्योर्स थे हमारे, जो पूरे इंडिया में मतलब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, वो एक रीजन तक ही रह गए, आधे इंडिया में रह गए, आधे पाकिस्तान में चले गए। उस कारण भी, उस पावर के डिवाइड होने के कारण वो ग्रोथ कम हो गई। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स थे जो थे हमारे, कि किस तरीके से जो एंटरप्रेन्योरशिप है इंडिया में डेवलप हुई है, लोगों ने कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया है और अपने डेली यूज में यूज किया है इसको। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म हो रहा है, इसे एक बार आप स्टडी कर लीजिए। क्लास में भी आपको ये दोबारा से करवाया गया है, फिर भी एक बार अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं या यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।